Hello everyone, welcome back to philosophy class. In the previous class, I have taught about the Indian philosophy. Today, I am going to start the Western philosophy. In the initial stage, when the whole world was trying to communicate with each other, and after that, when their intellectual power generated and day by day increased, they started to think about the world, the knowledge, and the and how to live and how to establish a balanced society. जब हम आरंभिक अवस्था में देखते हैं तो वहाँ पर जब लोगों ने चिंतन करना आरंभ किया, लोगों ने विचार करने लगा, लोगों ने इस बात पर चर्चा करने लगी कि आखिर जीवन में किस प्रकार जिया जाए। इसके अलावा जब हम संसार के हर वस्तुओं से रूबरू हुए तब हमारे दिमाग में आया कि इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान कैसे होता है, यानी हमारा सोर्सेस ऑफ नॉलेज कैसे जनरेट होता है। इसके अलावा जब विश्व की सभी सृष्टि या विश्व की चीज़ों को देखकर यह हम विचार करने लगे, इसके बारे में चर्चा करने लगे आपस में कि आखिर में ये संसार का निर्माण कैसे हुआ है, क्या यह विकास का परिणाम है या सृष्टि का परिणाम है। तो इतिहासकारों ने, भूगोल शास्त्रियों ने, जैव वैज्ञानिकों ने, हर विशेष तो जैसे जैसे ये नॉलेज जनरेट हुआ, सब लोगों ने अपने अपने अनुसार ये विश्व को व्याख्या करने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में पाश्चात्य दर्शन में जो संसार की व्याख्या करने का प्रयास किया, सबसे पहले जिस प्रकार भारत में प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने प्रकृति के किसी एक तत्व को मूल तत्व मानकर उन्होंने माना कि संसार की सृष्टि उसी से हुई, उसी तरह हमारे पाश्चात्य दर्शन में भी प्रकृतिवादी दार्शनिक हुए जिन्होंने प्रकृति के किसी एक मूल तत्व को मानकर उसी से संसार की व्याख्या करने का प्रयास किया। सबसे पहले हम जाते हैं सुकरात से भी पहले, तो वहाँ पर बहुत तरह के दार्शनिक मतलब चिंतक हुए जो ये बताने का प्रयास किया कि वो ही कुछ प्राकृतिक तत्व ही है जो मूल तत्व है और उसी से विश्व का निर्माण हुआ। सबसे पहले उसमें नाम आता है जो थिंकर हुए, उन्होंने कहा कि जैसे थैलस का नाम आता है, तो थैलस एक दार्शनिक है। थैलस, इन्होंने क्या कहा कि जल ही मूल तत्व है और इसी से संसार की सृष्टि हुई है, यानी कि जल से ही संसार की सृष्टि हुई। इसके बाद जो दार्शनिक आए उन्होंने इसकी आलोचना की। जैसे कि एक दार्शनिक ने कहा कि वायु ही, परमिनाइडिस ने कहा, सॉरी, एक दार्शनिक ने यह कहा कि वायु ही मूल तत्व है, उसी से संसार की सृष्टि हुई। तो फिर दूसरे दार्शनिक आया, उन्होंने ये बताया संख्या ही मूल तत्व है, उसी से संसार की सृष्टि हुई है। इसके अलावा कोई और दार्शनिक आए, उन्होंने ये व्याख्या करने का प्रयास किया कि मूल तत्व एक निरपेक्ष तत्व है और निरावयव है। उससे भी संसार की व्याख्या करने का प्रयास हुआ लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर किसी ने ये कहा कि अणु ही विश्व का मूल तत्व है और उसी से संसार की सृष्टि हुई है। तो इस तरह की व्याख्या होते रहा, लेकिन एक सुनिश्चित आधार जो देना चाहिए ज्ञान मीमांसा के लिए, तत्व मीमांसा के लिए, वो नहीं दे पाए। तो ये सभी विजुअलाइजेशन करने के बाद सबसे पहले एक आधार सुकरात महोदय ने दिया और उन्होंने कहा नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट। नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कंसेप्ट। थ्रू कंसेप्ट से हमें नॉलेज प्राप्त होता है।
कॉन्सेप्ट से नॉलेज प्राप्त होता है। नॉलेज इज नॉलेज, यहाँ भी नॉलेज होगा थ्रू कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमें, और इसको संप्रत्यय शब्द कहा कि संप्रत्यय के माध्यम से ही हमें ज्ञान होता है। नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, संप्रत्यय की बात करते हैं, और ये व्यक्तिगत हो जाता है, तो हम जो नॉलेज है उसको हम पूरा सभी के बीच एक सर्वमान्य परिकल्पना के रूप में पेश नहीं कर सकते। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज इज़ नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम जो अपना तर्क दे रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सत्य होगा और दूसरा जो कहेगा वो सत्य नहीं। यानी नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वो है ना इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा। और जब वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा तो एक सर्वमान्य थ्योरी नहीं आ सकती है, सर्वमान्य विचार नहीं आ सकता, जनरल परसेप्शन नहीं हो पाएगा और व्यक्तिगत ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पर मान लिया जाए किसी चीज़ को हम देखते हैं तो क्या वो हमें ही नॉलेज प्राप्त हुई है, और वो दूसरा आदमी देख रहा है तो उसको हुआ, हम अपना बात उसको कहेंगे तो वो नहीं मानेगा, वो हमारा बात। तो जब उन्होंने नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट कहा, हम जो ज्ञान होता है वो इस संप्रत्यय से होता है। तो यहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई कि हम कैसे इसको व्यक्तिनिष्ठ बनाकर, व्यक्तिनिष्ठ संपत्ति को नॉलेज को एक व्यक्तिगत संपत्ति बनाकर कैसे रख सकते हैं। अगर ये व्यक्तिनिष्ठ हुआ तो वो नॉलेज होकर के फिर सर्वमान्य नहीं हो पाएगा। तभी इसके बाद इस सभी विसंगतियों को देखते हुए प्लेटो महोदय ने ये थ्योरी दिया कि नॉलेज इज नॉलेज थ्रू परसेप्ट। और उन्होंने कहा कि मूल तत्व आइडिया है, ये प्रत्यय ही मूल तत्व है, कॉन्सेप्ट मूल तत्व नहीं है। ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, संप्रत्यय की बात करते हैं, ये मूल तत्व नहीं है बल्कि आइडिया है। और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी वस्तुएं होती है, सब जो संसार में हम देखते हैं, वो सब आइडिया वर्ल्ड की आइडिया का एक कॉपी है, यानी मूल प्रति। उन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है वो जो मूल जिसका जो होता है वो आइडिया एक वर्ल्ड है, एक वो संसार में एक आइडिया वर्ल्ड है जिसमें प्रत्ययों की दुनिया कहते हैं। ये प्रत्ययों की दुनिया ही वास्तविक होती है, उसमें सभी वस्तु वहाँ पड़ी हुई रहती है, और जितने भी संसार में हम वस्तु देखते हैं वह उसी का एक कॉपी है जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि जो हम अभी यूज टू हो रहे हैं, जो चीज़ों को हम देख रहे हैं, जैसे मान लिया है मेरे हाथ में कलम है, तो ये जो मूल प्रति है वो आइडिया वर्ल्ड में है और उसका ये जेरॉक्स कॉपी है, सेम टू सेम है लेकिन ये जेरॉक्स है। मूल तत्व तो वहाँ आइडिया वर्ल्ड में है। जैसे हम जानवर की बात करते हैं तो घोड़ा में घोड़त्व तो होता है, तो ऑलरेडी वो चीज़ें आइडिया वर्ल्ड में है, उसका जेरॉक्स कॉपी हमारे सामने संसार में है। आइडिया वर्ल्ड डिफरेंट है, आइडिया वर्ल्ड स्थिर है और संसार की वस्तुएं अस्थिर है, नाश्वर है, परिवर्तनशील है और अनित्य है। इसीलिए उन्होंने कहा द आइडिया आर द एसेंस। आइडिया वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो एसेंस है, सार तत्व है, और संसार की वस्तुएं उसी का प्रति रूप है और ये हूबहू होता है। वस्तु अपने जो विशेष मूल तत्व है उसी का एक कॉपी है। वास्तविक वस्तु निरपेक्ष, सार्वभौम, अनिवार्य और वास्तविक होता है। प्लेटो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार सुकरात और प्लेटो के विचार में भिन्नता है। सबसे पहले सुकरात ने ये कहा था
कि शुभ होता है, शुभ इज द अल्टीमेट रियलिटी। उसके बाद जब उन्होंने, और इसका ज्ञान हमें अतीन्द्रिय से होता है, ऐसा प्रत्यय ही वास्तविक होता है, और ये कॉन्सेप्ट से ज्ञान होता है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट की बात उन्होंने कहा, तो सुकरात ने कहा कि शुभ जो प्रत्यय है वो ज्ञान कॉन्सेप्ट से होता है। लेकिन जब प्लेटो की बात आई, तो उन्होंने कहा कि ये इंट्यूशन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी एक उन्होंने कहा कि मानसिक है, शुभ मानसिक है, लेकिन प्लेटो ने कहा कि नहीं, इसका ज्ञान हमें अतीन्द्रिय होता है। दूसरा, सुकरात ने कहा कि परम तत्व जो होता है वो शुभ और निरपेक्ष है, जबकि प्लेटो ने उसे उपमाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्लेटो, सुकरात यह नहीं बताते हैं कि जो शुभ होता है वो कैसा होता है, लेकिन प्लेटो उसकी विस्तृत व्याख्या देते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि शुभ कैसा होता है। जैसे कि मान लिया जाए, जब हम बात करते हैं गुड, मान लिया जाए सुंदरता की बात करते हैं, तो क्या हम सुंदर को वास्तविक रूप में उसको डिफाइन कर पाते हैं कि सुंदर होता क्या है? हम किसी ऑब्जेक्ट से उसे अटैच करके बताते हैं। जैसे कहते हैं कि गुलाब सुंदर है, तो गुलाब को हम से उसको तुलना करके बताते हैं, लेकिन जो सुंदरता है, जो एडजेक्टिव है, उसकी व्याख्या हम नाउन, मतलब वर्ड के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलके कहते हैं। लेकिन वास्तव में सुंदरता है क्या, इसको हम सही रूप में नहीं डिफाइन कर पाते हैं। यही बात प्लेटो अपने प्रत्यय के साथ कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो आइडिया वर्ल्ड में है, उसको हम इस संसार में देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो आइडिया वर्ल्ड की वस्तुएं होती है वो वास्तविक होती है, और इसी से माध्यम से हम संसार को देखते हैं। वास्तव में जो संसार की ऑब्जेक्ट है वो आइडिया वर्ल्ड की ही प्रतिलिपि है। अब यह देखते हैं, यहाँ हमारे सामने एक समस्या आती है। ये समस्या ये आती है कि जब हम आइडिया वर्ल्ड की बात करते हैं, आइडिया वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो होता है ये तो एसेंस है, यानी सार तत्व है, सार तत्व है आइडिया वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट, और ये संसार की ऑब्जेक्ट है, संसार की। तो निश्चित रूप से ये हुआ तो मूल, ये हुआ जेरोक्स कॉपी, ये प्रतिरूप है, प्रतिरूप है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये यथार्थ होता है, ये यथार्थ और वास्तविक होता है। अब यहाँ कहना है कि ये कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, संवादिता सिद्धांत दिए, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, इसमें क्या होता है कि प्रत्ययों और उसके जो कथन है उसके बीच सहमति रहती है, यानी उससे ठीक मिला हुआ होना चाहिए। यानी यहाँ जो प्रत्ययों के बारे में कहा गया है, ये दोनों में पूरा सेम टू सेम एक ही होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कलम, तो वास्तविक जगत में ये कलम है, और यही आइडिया वर्ल्ड में भी एक कलम है। ये दोनों के बीच संगति पूर्ण रूप से रहता है। अगर वो विसंगति हुई, इसका मतलब ये है हमारा ज्ञान गलत है। यानी आइडिया वर्ल्ड और संसार की वस्तुएं दोनों के बीच पूरी सम्मति रहती है, हमारा ज्ञान पूरा परफेक्ट रहता है। असंगति होने से वह ज्ञान गलत होगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार वो ये बताने का प्रयास किए हैं कि ये हमारा ज्ञान जो होता है, ये ज्ञान का अनुस्मरण है। यानी कि हम जब कहते हैं जो ज्ञान होता है, ये पूरा अनुस्मरण है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, इसको पूरा कलेक्ट करके ये ज्ञान दिया जाता है।
जो पूर्व हम किसी चीज का व्याख्या करते हैं, तो पूर्व में कभी मैंने किया है तो पूरा वो कलेक्ट रहता है, उसके बाद उस ज्ञान को निश्चित किया जाता है। ये पूरा ज्ञान का अनुस्मरण है। आइडियाज आर परफेक्ट, ये नित्य है, अपरिवर्तनशील है, सार्वभौम है, सार्वभौम, निरपेक्ष, निरपेक्ष, पूर्ण है, पूर्ण है। इसमें सापेक्ष और आत्मनिष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता है, ये वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है, ये वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठता की चर्चा मैंने पहले ही कही है, हम देखें या ना देखें वो वस्तु रहेगी ही, उसकी सत्ता रहेगी। अब हम आइडिया वर्ल्ड और संसार में तुलना करेंगे, तो यहाँ आइडिया वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट पूर्ण है तो ये अपूर्ण हुआ, अपूर्ण हुआ। ये है निरपेक्ष तो ये सापेक्ष है। हम देखें हर आदमी देखता है तो अलग अलग परसेप्शन बनता है। फिर ये नित्य है तो ये संसार की वस्तुएं अनित्य देखते हैं हम, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। ये अपरिवर्तनशील है तो ये परिवर्तनशील है। ये सार्वभौम है तो ये सार्वभौम नहीं है। इसका उत्पत्ति और नाश होता है, ये उत्पत्ति और नाश से रहित है। ये आइडिया वर्ल्ड की आइडिया है। अब हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि और इसके अलावा ये चित्त होता है, इसमें चेतन होता है, और ये जड़ तत्व होता है, ये जड़ है, संसार की वस्तुएं जड़ात्मक है। ये मूल तत्व है, ये मूल है, मूल तत्व है आइडिया वर्ल्ड का, और ये प्रतिरूप है, मूल तत्व का प्रतिरूप है। प्लेटो ने कहा एक प्रतिबिंबियात्मक या कॉपी सिद्धांत दिया है, उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि प्रत्यक्ष जगत की वस्तु ये आइडिया वर्ल्ड की प्रतिरूप है, अनुरूप है, प्रतिलिपि है, उसका कॉपी है, लेकिन ये हूबहू होता है, इसके अनुरूप ही होता है। सहभागिता, ये जितने भी वस्तु होते हैं, इस संसार की वस्तुएं विशेष है, और जो पूर्ण होता है उसमें ये सहभागी होते हैं। जैसे एक चादर रुई से बनता है तो उसमें छोटे 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 धागे उसमें रहते हैं, तभी उससे वो चादर बनता है, यानी विशेष पूर्णता में रहती है। प्लेटो के हम आइडिया का कुछ विशेषताएं बताएंगे। सबसे पहले इसको द्रव्य कहा जाता है, विशेषताएं, आइडिया का ये विशेषताएं हैं। आइडिया जिसको प्रत्यय का ही ये विशेषता है, प्रत्यय का विशेषता है, इसको सबसे पहले द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहने का तात्पर्य यह है कि वो मूल तत्व है और अन्य तत्वों की उत्पत्ति उससे हुई है, तभी उसको द्रव्य कहा गया है। द्रव्य का मतलब ये होता है कि वो तत्व अपने आप में पूर्ण है और अपना स्थिति के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, यानी वो प्योर सब्सटेंस है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी कि प्रत्यय यूनिवर्सल है, सामान्य है, और जितने विशेष है सब उसी के पार्ट हैं। जैसे हम कहते हैं गाय में गोत्व का लक्षण होता है, सभी गायों में देखिए दूध देती है, चार पैर है, आँख है, ये है, सभी गाय को गाय गोत्व के अंतर्गत, यूनिवर्सल के अंतर्गत रहते हैं, यानी जितने विशेष गाय हैं, पर्टिकुलर गाय है, सब उसमें आ जाती है, गोत्व लक्षण की व्याख्या करते हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं वो सामान्य हैं। इसके अलावा प्रत्यय का ज्ञान हमें शुद्ध बुद्धि से होता है, यानी विवेक के द्वारा ही हमें प्रत्यय का ज्ञान होता है।
फिर हम कहते हैं कि प्रत्येक इकाई है, यानी कि हर हर आइडिया जो है एक यूनिट है, और वो यूनिट अपने आप में परिपूर्ण है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। वो यूनिट अपने आप में इसकी व्याख्या कर रहा है, वो यूनिट अपने आप को एलाबोरेट कर रहा है, यानी कि दिस इज द कंप्लीट वर्ल्ड। अब यहाँ कहते हैं ये निरावयव है, यानी जब हम अवयव की बात करते हैं तो किसी चीज का निर्माण छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल से होता है, और निरावयव कहते हैं तो वो एकदम अंतिम परमाणु रहती है जिसका विखंडन नहीं हो सकता है। मतलब प्रत्यय इज अल्टीमेट रियलिटी, निरावयव बिना बिना अवयव का बना है, मतलब अवयव वो अपने आप में एक पूर्ण है, उसका विखंडन नहीं हो सकता है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये अपरिवर्तनशील है। हम जानते हैं कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील है, डिसॉल्व है, अनित्य है, लेकिन द्रव्य जो आइडिया है वो अपरिवर्तनशील है। दूसरा, अगला, ये नित्य है। नित्यत्व का मतलब होता है शाश्वत है, उसको पैरिश नहीं किया जाता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वालिटी, यह देश और काल से परे हैं, दिस इज बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम से परे हैं। हम एक बात गौर करने वाली बात यह है कि जो चीज़ें स्पेस और टाइम से परे हैं उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, और उसको हम एंड नहीं कर सकते हैं। द आइडिया वर्ल्ड का आइडिया इतना परफेक्ट है कि उसको देश और काल से परे है, समय से बाहर है, उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है, अब ये प्रश्न उठता है कि जब देश और काल से ये पूर्ण सत्ता है तो इसी से प्रतिरूप होकर हम जो संसार की वस्तुएं देखते हैं तो उससे वो निर्माण हो सकता है। तो प्लेटो कहते हैं हाँ, उसी से संसार का निर्माण होगा। अब ये अनुपम है, आइडिया जो है ये अनुपम है, यानी कि ये पूर्ण है और इसका कोई दूसरा बराबरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा ये एक नहीं है, अनेक हैं। आइडिया ये जो है, प्रत्यय जो है अनेक हैं। घोड़ा का घोड़त्व तो वो भी है, सुंदरता का सुंदर तो, मतलब एक आइडिया नहीं है, जितने ऑब्जेक्ट है उतनी आइडिया है, और सर अपने आप में जो आइडिया वर्ल्ड का आइडिया है वो परफेक्ट है। अब उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम संसार की वस्तुओं की व्याख्या करते हैं तो क्या इतने सारे विभिन्नताएं, उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है। तब उन्होंने ये बोला, जैसे ज्ञान में एक पिरामिडी व्यवस्था होता है, ये पिरामिड है, तो जिस प्रकार निचले स्तर पर रहेगा तो यहाँ जड़ तत्व ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पूर्ण आइडिया है तो यहाँ पूर्ण चित चित आ जाता है, दिस इज फुल। जैसे जैसे ही जनरेट होगा आगे बढ़ेगा, जड़ तत्व तो कमता रहेगा और चेतना बढ़ती रहेगी। ये सोपान क्रम में है, स्ट्रेटजिकल है, ये पूरा सोपान क्रमिक है। एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरा लेवल से तीसरा लेवल, तीसरा लेवल से चौथा लेवल, यानी इसमें इंक्रीज होते रहता है। ये जो आइडियाज हैं ये एक सोपान में सड़े हुए, जब हम ठीक इधर से जब इधर की ओर आते हैं तो आते समय वहाँ जड़ता बढ़ता जाता है, जिसको कि बाद में हम लैमेंटिस के दर्शन की व्याख्या करते हैं तो उन्होंने भी ये परम तत्व चेतन चिन्नानु कहा है, और कहा कि सब कुछ चेतनात्मक है। जैसे जैसे बढ़िए वो चेतना पहुंच जाता है हायर लेवल पर, जैसे जैसे नीचे आइए वो लोअर लेवल पर आ जाता है। तो ये बिल्कुल इनकी आइडिया, थ्योरी ऑफ आइडियाज बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज प्योर हाईएस्ट गुड, हाईएस्ट गुड, दिस वन इज लोएस्ट, तो जिसको इसको हम मैटर बोलते हैं। तो आज तक आज के वर्ग में अभी हमने चर्चा की है आइडिया के बारे में। अगले वर्ग में मैं किस प्रकार इनके आइडिया थ्योरी को
हमारे अरस्तू साहब ने क्रिटिसाइज़ किया है, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।